हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के स्टैटिक जीके सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग ये सेशन आपके लिए हमेशा लेकर इसलिए आते हैं क्योंकि आप लोग लगातार मेहनत करते रहो और आज के टाइम में जॉब लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि लड़कों के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेवारी होती है, इसलिए लड़कों को जॉब लेना ज़्यादा जरूरी है। नहीं, मेरा मानना है कि आज के टाइम में लड़कों से ज्यादा जॉब लड़कियों के लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लड़का जो होता है ना, उस पर कभी भी परिवार का दबाव नहीं होता है। वो अगर आपको सपोज करो शादी में जाना है तो लड़का कभी किसी फैमिली से बस बताएगा कि फ्रेंड का, बहन की, भाई का शादी है, वो चला जाएगा, फैमिली वाले कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर लड़कियों को कहीं शादी में जाना होता है तो कम से कम 50 बार लड़की मनाने की कोशिश करेगी, फिर भी उसके गार्जियन जो है वो अधिकतर बार मना ही कर देते हैं। तो लड़कियों का जो फ्रीडम होता है ना, वो पूरा छिपा होता है और वो अगर आप जॉब ले लोगे, खास करके लड़की, तो पूरा फ्रीडम आपको मिल पाएगा। लाइफ में आप अपने अनुसार कहीं घूम पाओगे, कहीं जा पाओगे। लाइफ में एक साड़ी भी, एक कपड़ा भी अगर खरीदना होता है ना, तो लड़का को खरीदना बहुत आसान होता है, लेकिन लड़कियों को खरीदने के लिए पूरे फैमिली से परमिशन लेना पड़ता है कि मैं स्टेशन जाऊं कि ना जाऊं। तो इसलिए लड़कियों के फ्रीडम के लिए जॉब ज्यादा जरूरी है। ठीक है? और आप अगर लड़की खास करके हो और अगर जॉब नहीं लोगी ना, तो पूरा लाइफ ना, कभी लाइफ मतलब कि शुरुआत में जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक माता पिता पर डिपेंडेंट रहते हो, और अगर जॉब नहीं होगा तो आफ्टर जॉब आप देखना कि अगर मेरी शादी हो गई और जॉब नहीं है तो पूरा लाइफ हस्बैंड पे और ससुराल वालों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। किसी की रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, आपको वो करना चाहिए, लेकिन एक जॉब होने से आपका लाइफ इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए लड़कियों को तो जॉब लड़कों से ज्यादा लेना चाहिए। इसीलिए आज के टाइम में हर बच्चों के लिए जॉब इंपॉर्टेंट है। लड़कों को फैमिली चलाने की जिम्मेवारी होती है, तो लड़कियों को अपने लाइफ में फ्रीडम पाने के लिए जॉब लेना पड़ता है। तो इसीलिए आपको मेहनत भी करना है और हम लोग एक सेशन की भी शुरुआत करेंगे। इस सेशन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एक एक करके हम लोग देखेंगे सालों मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 32। ठीक है, 32 है। हाँ, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर और देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? प्रयाग स्तंभलेख, ठीक है, इसको प्रयाग स्तंभलेख भी कहते हैं। किस वंश की जानकारी मिलती है? तो जाहिर सी बात है कि जिस वंश के शासकों ने या फिर उसके कवियों ने इस पे काम किया होगा उसी वंश की जानकारी मिलती होगी। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं और हाँ, यहाँ फिगर देख के समझ जाओगे गुप्ता एम्पायर के बारे में कुछ बात होने वाला है। तो देखिएगा इस अभिलेख से किस किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की भी जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की भी मिलती है एंड मुगल वंश की भी मिलती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीनों का तीनों हो जाएगा। अब तीनों कैसे होगा? तो देखिएगा सबसे पहले जो ये प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख जो है, ठीक है, स्तंभलेख। देखो पहले के टाइम में इतना बढ़िया कॉपी नहीं होता था, पेन नहीं होता था, बोर्ड नहीं होता था, ऐसे मोबाइल नहीं हुआ करता था कि आप किसी से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चैट कर रहे हो, बोर्ड पे ऐसे पढ़ा रहे हो कलर चेंज कर करके। पहले के टाइम में क्या होता था कि आपका पत्थर हुआ करता था जिसको अभिलेख कहा जाता था, और स्तंभ हुआ करता था पिलर जिसपे लोग लिख देता था, उसको स्तंभलेख कहा जाता था। गुफा की दीवारों पर लिख दिया जाता था जिसको क्या कहा जाता था? गुफा लेख कहा जाता था। तो पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे ये जनता के पास अपना संदेश कैसे पहुंचाते थे? तो ये पहुंचाते थे लिख करके, ठीक है, स्तंभ पर लिख करके, अभिलेख पर लिख करके ऐसे ही पहुंचाते थे। तो इसमें इसका शुरुआत भारत में कौन किया था कि जनता को अपना संदेश कैसे पहुंचाना? तो अभिलेख के माध्यम से। तो ये अशोक ये काम शुरू किया था। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पहले नहीं हुआ करता था। पहले कौन सा अभिलेख हुआ करता था? तो ये हो जाएगा कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो ये लिखाया गया था मौर्य शासक अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोका द ग्रेट आप नाम सुने हो ना, किस वंश से संबंधित है? तो ये है आपका मौर्य वंश से। ठीक है, किस वंश से संबंधित है? तो यह है आपका मौर्य वंश से संबंधित, और अशोक के द्वारा भारत में पहली बार अभिलेख लिखवाया गया था। ठीक है, तो ये कौशाम्बी अभिलेख था। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? तो ये आपका यूपी में पड़ता है।
दूसरा चीज आइएगा, इसी कौशाम्बी अभिलेख पर, इसी कौशाम्बी अभिलेख पर गुप्त वंश का एक शासक, गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम क्या था, समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का एक शासक जिसका नाम था समुद्रगुप्त, इसका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबार में रहने वाला एक कवि जिसका नाम क्या था, हरिसेन। ठीक है, हरिसेन, इसी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा स्तंभ, उसमें फिर से लेख लिखवाया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। आगे जाके जब मुगल वंश चल रहा था तो मुगल वंश का शासक क्या नाम था, तो उसका नाम था अकबर। ठीक है, अकबर, अकबर के द्वारा इस स्तंभलेख को, किसको, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख स्तंभलेख को कहाँ ले जाया गया, इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ बुलवा लिया गया इसको, कहाँ उठवा के ले जाया गया, इलाहाबाद। ठीक है, और इस पर किसका नाम लिखवाया, जहांगीर का नाम लिखा हुआ है, और किसका नाम लिखा हुआ है इस पर, बिरबल का। ठीक है, बिरबल का, और इसको कहाँ रखवा दिया, तो इसको रखवा दिया इलाहाबाद में। और उस समय से ये अभिलेख क्या नाम से जाना जाने लगा, इलाहाबाद स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख। और अभी के टाइम में हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज। तो इसको अभी किस नाम से जाना जाता है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। मतलब देख रहे हो, इधर से उधर, उधर से उधर। पहले यह अभिलेख कौशाम्बी के नाम से था, कौशाम्बी अभिलेख। मौर्य शासक अशोक के द्वारा लिखवाया गया। उसी स्तंभलेख पर गुप्त वंश का एक शासक समुद्रगुप्त, उसका दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा गुप्त वंश के बारे में बहुत कुछ लिखवाया गया, खासकर समुद्रगुप्त के बारे में। और फिर तीसरा नंबर आता है मुगल वंश का एक शासक अकबर। अकबर क्या, इस अभिलेख में बहुत कुछ लिखवाया। ठीक है, मुगल वंश के बारे में भी, और दो लोग का नाम मिलता है मुगल वंश से संबंधित, कौन कौन, तो जहांगीर और बिरबल। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया, डी। चलिए थोड़ा सा गुप्ता पीरियड के बारे में बात करें, गुप्त वंश के बारे में। तो मौर्य काल के बाद भारत में एक बहुत ही अच्छे वंश का स्थापना हुआ, गुप्त वंश का, जो भारत से बाहर से आए हुए इन्वेडरों को भारत से भगाया, खदेड़ा, और एक अच्छे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त वंश के काल को। गुप्त वंश के काल को ही भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग का जन्म हुआ, जैसे आर्यभट्ट किस समय में थे, तो गुप्त काल में ही थे। जैसे ब्रह्मगुप्त, ये भी गुप्त काल में थे। आर्यभट्ट जो थे शून्य का खोज किए। ब्रह्मगुप्त थे, बहुत सारा बुक लिखे, जैसे आपका बड़ा मिहिर थे। तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग इस समय थे जो बड़ा बड़ा ज्ञान का बात बताए थे। गुप्त वंश के बारे में बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद कौन शासक बना, तो घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद कौन शासक बना, तो ये बना आपका कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का क्या कहा जाता है, तो पहला शासक कहा जाता है। चंद्रगुप्त के बाद इसका बेटा आया जिसका नाम क्या था, तो इसी का बेटा का नाम क्या था, समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन था, समुद्रगुप्त, जिसको क्या कहा जाता है, तो जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कौन कहा, तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। लिच्छवी मतलब, लिच्छवी एक राज्य हुआ, और दौहित्र मतलब होता है नाती, मतलब लिच्छवी राज्य का नाती। उसके बाद समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त द्वितीय को कुछ और भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है परम भागवत। इन्होंने परम भागवत की उपाधि ली थी। ठीक है, तो पहला तो श्रीगुप्त हुआ, फिर घटोत्कच हुआ, फिर कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, फिर हुआ आपका समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक आया, तो समुद्रगुप्त के बाद आया था आपका कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऐसे ऐसे आपके गुप्त वंश के शासक का पीरियड रहा था। और गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम था भानुगुप्त। और भानुगुप्त के टाइम में ही 510 ईस्वी में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख उसके एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता भी कहा गया है। अब राष्ट्रपिता कहीं ऑफिशियल रूप से नहीं लिखा हुआ है, लोग इनको बहुत प्यार करते थे तो इसी वजह से इनको राष्ट्र का पिता कहते थे। अगर बात करें गांधी जी के बारे में तो इनका जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, देखिएगा इनकी मृत्यु कब हुआ, मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु कहो या हत्या कहो, किसके द्वारा किया गया, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे के द्वारा क्या हुआ, तो महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। अब आखिर क्यों इनका, तो देखिएगा एक चीज और याद रखिएगा कि 30 जनवरी को
1948 को इन पर 3 गोली चलाया गया था, इनके सीने पर 3 गोली चलाया गया और उससे इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से 10 से 15 दिन से पहले इन पे लगातार अटैक हो रहा था, इनको मारने की साजिश की जा रही थी और फाइनली 30 जनवरी को इनका हत्या कर ही दिया गया साजिश के तहत। इनका हत्या कौन किया गया था? नाथूराम गोडसे के द्वारा, जिसको पब्लिक ने पकड़ लिया और फिर आगे जाकर के इनको जेल भी कर दिया गया। अब देखिए नाथूराम गोडसे आखिर क्यों मारा महात्मा गांधी को? आज के टाइम में आप देखोगे कि बहुत लोग नाथूराम जयंती होता है गांधी जी का, फोटो लगाता है नाथूराम गोडसे का। देखिएगा नाथूराम गोडसे आगे जाके जब पकड़े गए, जब ये कोर्ट में हाजिर हुए तो ये कोर्ट में अपना बयान दिया गया। इसमें क्या इनका 5 घंटे का बयान आया था, ठीक है, 5 घंटे का। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 48, 5 घंटे का, और लगभग 112 से 120 पेज का ये बयान दिए कि आखिर ये क्यों मारे थे। तो देखिएगा इनका स्टेटमेंट क्या था। अब राम जाने नाथूराम गोडसे सही था या फिर नहीं था, वैसे किसी भी चीज में आप किसी का हत्या नहीं कर सकते, ये चीज गलत था। अगर नाथूराम गोडसे इतना ही सही था, इतना देशभक्त था, तो उसको लड़ना चाहिए था, लेकिन एक छोटे से बुजुर्ग आदमी को मार करके आप बहुत बड़े देशभक्त नहीं बन सकते हो, राष्ट्रभक्त नहीं बन सकते हो। नाथूराम गोडसे का कहना था कि आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के समय में तय हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, नाथूराम गोडसे का कहना था कि आजादी के समय तय हुआ था, जिस समय देश आजाद हुआ था साथ ही बंटवारा भी हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि आजादी के साथ हम लोग को एक चीज और मिला जो कि बिल्कुल सही नहीं था, वो क्या था? तो वो भारत का विभाजन था। और जिस समय भारत का विभाजन हुआ उस समय लगभग भारत के सरकारी खजाने में, उस समय लगभग भारत के सरकारी खजाने में 400 करोड़ रुपया था, लगभग भारत के सरकारी खजाने में 400 करोड़ रुपया था। तो हुआ क्या कि चूंकि अब भारत का विभाजन हो रहा है, भारत अब 2 भाग में बट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पैसा भी 2 भाग में बटेगा। तो क्या हुआ? तो इसमें से डिसाइड ये हुआ कि 75 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया जाएगा। 75 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया जाएगा। मांगने के लिए तो खड़ा ही था कि भाई पैसा तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे अकेले होकर के। तो 75 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया जाएगा, जिसमें से विभाजन के समय ही पाकिस्तान को कितना पैसा दे दिया गया था? तो 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ पाकिस्तान को दे दिया गया था। फिर बोला कि भाई अभी काम चलाओ इतना, अगली किस्त में 55 करोड़ हम आपको दे देंगे। ये सब आपका विभाजन के बाद का टाइम चल रहा था। लेकिन उसी बीच आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान है ये अपने आदत से मतलब लाचार है। अक्टूबर 1947 में ही, सोचो कि कितना टाइम बीता था, अगस्त 1947 में हम लोग आजाद हुए, और ये जो था अक्टूबर 1947 में ही क्या किया? भारत पे अटैक कर दिया। भारत में भी कहाँ किया? तो कश्मीर में किया। अब सोचो कि जो आदमी कितना बेवकूफ था और बकलोल था, मतलब सोचो कि उसको भी भारत से पैसा चाहिए था और उस समय वो भारत पे अटैक कर दिया। कहाँ पे अटैक किया? कश्मीर पे अटैक किया, जो मुद्दा अभी भी यूएन में ऐसे ही पड़ा हुआ है। कश्मीर पे अटैक कर दिया। अब कश्मीर पे अटैक किया तो जाहिर सी बात है कि जो भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, जैसे कौन? तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वो बोले कि अब इसको पैसा नहीं देंगे, अब इसको पैसा नहीं देंगे। सोचो कि इसको हम पैसा दिए हैं 20 करोड़, इससे इसको अपना देश बचाना चाहिए, वहां के लोगों के लिए संसाधन उपलब्ध करवाना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है? ये हथियार खरीद रहा है और हमारे देश पर अटैक कर रहा है, जो छोड़ो अब इसको पैसा ही नहीं देंगे। तो ये बात ये हुआ कि अब जो 55 करोड़ बचा है, अब जो 55 करोड़ बचा है ये पाकिस्तान को दिया ही नहीं जाएगा। ये किसके द्वारा बोला गया? तो ये बोला गया भारत के द्वारा। और यही हुआ कि गांधी जी इस बात को लेकर बैठ गए कि नहीं, जब हम लोग चर्चा कर लिए हैं, जब हम लोग बात कर लिए हैं कि पाकिस्तान को इतना पैसा दिया जाएगा तो तुम क्यों नहीं दोगे। तो इसी बात को लेकर के थोड़ा दोनों में टेंशन बचा और गांधी जी क्या किए कि अनशन पे बैठ गए कि नहीं, पाकिस्तान को इतना पैसा दिया ही जाएगा। और यही सब कारण रहा था नाथूराम गोडसे, जैसा कि बताया अपने बात में, कि इसीलिए हम इसको मार दिए, चूंकि ये अनशन करते थे और हमेशा अनशन इनका खत्म होते होते इनका बात को मान लिया जाता था। तो भारत सरकार क्या करता, चूंकि नेहरू का सरकार चल रहा था और नेहरू जी जो थे ये गांधी जी के बहुत करीबी थे, तो गोडसे का कहना था कि नेहरू गांधी जी की बात को मान लेता और उसको 55 करोड़ फिर से दे देता पाकिस्तान को, उसे वो फिर हथियार खरीदता और फिर भारत पे अटैक करता। इसीलिए नाथूराम गोडसे का कहना था कि वो गांधी जी को इसी वजह से मार दिया। ठीक है, अब खैर ये इसका बात था जो उस समय पेपर में भी पब्लिश होना था, लेकिन नेहरू जी की वजह से वो चीज पब्लिश नहीं हो पाया। यहाँ पे आप इतना याद रखिएगा कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का हत्या कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा, और वो इस समय कहाँ से निकल रहे थे? तो एक प्रार्थना सभा से निकल रहे थे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा, लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब आप भारत का मैप देखते हो तो जब आप इस टाइप का स्ट्रक्चर देखते हो भारत में, तो यहाँ पे आपको एक द्वीप मिलेगा, कौन सा? अंडमान निकोबार। और यहाँ पे आपको एक द्वीप मिलेगा, कौन सा? ये मिलेगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, तो इस टाइप का आपको मिलता है। आगे देखिएगा यहाँ पे, अब अगर बात करें लक्षद्वीप के बारे में तो देखिएगा, लक्षद्वीप पहले इसको क्या कहा जाता था? तो लक्षद्वीप को पहले कहा जाता था लक्काद्वीप। देखिएगा, लक्षद्वीप को पहले कहा जाता था लक्काद्वीप
मिनिकाय, मिनिकाय, अमीनी, अमीनी द्वीप समूह, अमीनी द्वीप समूह। ठीक है, ये किसको कहा जाता था? लक्षद्वीप को पहले कहा जाता था। अभी क्या कहा जाता है? तो अभी कहा जाता है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। जैसा कि आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में भी कि अगर चर्चा करें अंडमान निकोबार के बारे में, तो अंडमान निकोबार किसका भाग है? अंडमान निकोबार हिमालय का ही बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ भाग है, जो ऊपर ऊपर दिखते रहता है। आपसे पूछेगा क्या लक्षद्वीप में भी हिमालय का भाग है? तो जी नहीं, लक्षद्वीप जो है आपका कोरल सागर का भाग है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है ये किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कोरल से। ठीक है, कोरल से। और कोरल क्या होता है? तो कोरल एक प्रकार का जीव है जो किससे बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से ये क्या बना होता है? तो ये बना होता है आपका कोरल द्वीप। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। ठीक है, जैसे कि देखो द्वीप इसी टाइप का होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि लक्षद्वीप में आपका क्या है? लाखों द्वीप है, लेकिन लाखों नहीं है। लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप है, जिसमें से एक द्वीप क्या हुआ है? तो एक द्वीप जो है आपका ये पानी में अब क्या हो रहा है? तो डूबते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा इस टाइप का द्वीप बना हुआ है, लगभग 35-36 द्वीप है। ठीक है, अब इस टाइप का द्वीप बना हुआ है। ये हुआ, थोड़ा सा और ऊपर बनाना चाहिए था। अब देखिएगा, अब इसमें हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं? देखिएगा ये इस टाइप का बना हुआ है, ये क्या हो गया? इसको आप मान लीजिए ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लक्षद्वीप। अब देखिएगा अलग अलग पार्ट में आपको अंडमान निकोबार भी ऐसा ही दर्शाया गया था। अब इसमें से देखिएगा इसमें क्या क्या नाम है? इसका नाम है लक्का द्वीप। ठीक है, लक्का द्वीप। ठीक है, इसका नाम है अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप। ठीक है, और इसका नाम है मिनिकोय, मिनी, ध्यान से समझिएगा, मिनिकोय। और ये कौन सा है? तो ये एक देश है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मालदीव। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आपसे सवाल करेगा अब यहाँ पे, देखिए सबसे पहले लक्षद्वीप कितने भाग में बना हुआ है? तो बड़ा बड़ा। देखिए अब ये इतना सारा द्वीप है, ठीक है, अब इसमें से कोई एक बड़ा द्वीप है जिसका नाम क्या है? लक्का द्वीप। इसमें से कोई बड़ा द्वीप है जिसका नाम क्या है? अमीनी द्वीप। ये एक बड़ा सा द्वीप हो गया जिसका नाम क्या है? मिनिकोय। ये तीनों किसका भाग है? तो ये तीनों लक्षद्वीप का भाग है। चूंकि लक्षद्वीप का भाग है इसलिए किसका भाग है? भारत का भाग है। और ये कौन सा द्वीप हो गया? तो ये हो गया आपका मालदीव। ठीक है, ये हो गया आपका मालदीव। अब देखिए इसमें आपसे कैसे कैसे सवाल करेगा, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? बोलेगा मालदीव और मिनिकोय के बीच, मालदीव और मिनिकोय के बीच कौन सा चैनल है? आपसे पूछेगा कि मालदीव और मिनिकोय के बीच कौन सा चैनल है? तो ये देखिए ये हो गया मिनिकोय और ये हो गया आपका मालदीव। ये कौन सा चैनल है? तो ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये कौन सा चैनल हो गया? 8 डिग्री चैनल। दूसरा आपसे पूछेगा कि मिनिकोय और अमीनी द्वीप के बीच, ठीक है, मिनिकोय और अमीनी द्वीप के बीच कौन सा चैनल है? तो ये कौन सा चैनल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 9 डिग्री चैनल। ठीक है, ये कौन सा चैनल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 9 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे देखिएगा, आप बोलोगे कि नीचे से ऊपर ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो जब आप भारत का मानचित्र देखते हो इस टाइप से, तो यहाँ पे आपका 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री है और इसको कौन सा रेखा कहा जाता है? इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करते करते ऐसे आगे बढ़ेगा, तो वैसे ही है आपका, धीरे धीरे ये क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब देखो सवाल कैसे बनेगा, बोलेगा कि लक्षद्वीप को, ध्यान से सुनना, लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? तो लक्षद्वीप कौन है? लक्षद्वीप ये पूरा वाला भाग हो गया और ये मालदीव हो गया, तो कौन सा चैनल हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करता है? तो 8 डिग्री चैनल। आपसे पूछेगा कि लक्षद्वीप को, ठीक है, इसी को लक्षद्वीप भी कहा जाता है, लक्षद्वीप को मिनिकोय से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्या था क्वेश्चन? लक्षद्वीप स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका अरब सागर में। ठीक है, लक्षद्वीप जो है इधर साइड है और आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर। ठीक है, दूसरा आपसे पूछेगा कि जो आपका लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कवारती, कवारती। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, वनस्पति, मैंग्रोव को मेनली मैंग्रोव वनस्पति बोला जाता है। यहाँ पे देखिएगा मैंग्रोव वनस्पति। देखो वनस्पति का मतलब क्या हो गया? वन का संपत्ति। वनस्पति मतलब क्या हो गया? वन का संपत्ति। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? आपसे वो एरिया पूछ रहा है। जहां पानी मीठा होता है? बिल्कुल नहीं। जहां पे कम तापमान होता है? बिल्कुल नहीं। जहां पे बर्फ होता है? बिल्कुल नहीं। जहां पे खारा पानी होता है? तो जी हाँ, जहां पे पानी क्या होता है?
खाड़ा होता है, वहीं पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो ये पाया जाता है आपका मैंग्रोव वन। अब यहाँ पे देखिएगा कि कैसा कैसा एरिया में होता है। पहले तो पानी क्या होना चाहिए, खारा होना चाहिए। दूसरा, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय, या ठीक है, या आप लिख सकते हो या उपोष्ण कटिबंधीय, या उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैंग्रोव वन, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपका मैंग्रोव वन बढ़िया से हो पाता है। आगे इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर तापमान क्या, तो कम तापमान नहीं, यहाँ पे ज्यादा तापमान का जरूरत पड़ता है, ज्यादा तापमान का। और जैसे ही आप देख रहे हो उष्ण, उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी, और कटिबंध मतलब क्या होता है, क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या हो रहा हो, तो गर्मी ज्यादा हो रहा हो, वहां पे आपका मैंग्रोव वन होता है। आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका कहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है मैंग्रोव वन का। दूसरा आपसे पूछेगा उड़ीसा का, उड़ीसा का भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका वन जो है, भीतरकनिका वन जो है, ये भी कैसा है, तो ये भी आपका मैंग्रोव वन है। याद रखिएगा, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है उड़ीसा में। और देखिएगा कच्छ के रण में, कच्छ के रण कहाँ है ये, तो ये है आपका गुजरात में। दूसरा, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में इस समय जो आपका वन पाया जाता है, ये कैसा होता है, तो ये होता है आपका मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा धान कैसा फसल है, धान, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइस, ठीक है, राइस हो जाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे धान, ठीक है, धान, इसी को कहेंगे पैडी, ठीक है, पैडी। तो ये जो आपका धान है, ये कैसा होता है, तो ये होता है आपका खरीफ फसल, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका खरीफ फसल। देखो चावल किस वाले एरिया में ज्यादा होता है, तो जहां तापमान ज्यादा हो, ठीक है, तापमान ज्यादा हो, वर्षा भी ज्यादा होता हो, वर्षा भी ज्यादा होता हो, और जाहिर सी बात है कि वर्षा ज्यादा है तो पानी भी क्या होता हो, ज्यादा होता हो। चावल के लिए कौन सा मिट्टी इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी, या दोमट मिट्टी, ये चावल की खेती के लिए उपयुक्त होता है। दूसरा आपसे पूछेगा कि टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है चावल की खेती के लिए बढ़िया टेम्परेचर होता है। कहाँ कहाँ ज्यादा होता है, तो देखो पंजाब में चावल बहुत होता है, हरियाणा में बहुत होता है, छत्तीसगढ़ में बहुत होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। दूसरा कहाँ देख सकते हो, वेस्ट बंगाल में, ये सब जगह क्या होता है, तो चावल अच्छा मात्रा में। यूपी में भी अच्छा होता है, जहाँ जहाँ गंगा नदी का रहेगा, यूपी में भी बढ़िया होता है, ठीक है, बिहार में भी हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, तो चावल अच्छा होता है, ज्यादा कहाँ होता है, पंजाब वगैरह में होता है। अब देखो खरीफ फसल पूछ रहा है, खरीफ फसल बोया कब जाता है, ठीक है, खरीफ फसल, फसल को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, खरीफ फसल, रबी फसल, नकदी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल को कब बोया जाता है, तो जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई में बोया जाता है। और काटा कब जाता है, तो ठंड के दिनों में, ठीक है, नवंबर दिसंबर में क्या होता है, इसको काटा जाता है। यहाँ पे देखिएगा बात कर रहे हैं खरीफ फसल में, देखिए खरीफ फसल जून जुलाई में ये बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर, ठीक है, लगभग वही नवंबर दिसंबर जा रहा है, इसमें क्या होता है, तो काटा जाता है। इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो देखिए चावल आएगा आपका, ज्वार आएगा, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली वगैरह किसमें आ जाएगा, खरीफ में। जो अगर रबी का चर्चा करें तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, सेम उल्टा, और मार्च अप्रैल में क्या होता है, काटा जाता है। जैसे गेहूं हुआ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, किसमें जाएगा, तो ये जाएगा रबी में। जायद में आइएगा, तो जायद फसल जो होता है ना, इसमें पानी का मात्रा ज्यादा होता है, जायद फसल में पानी का मात्रा ज्यादा होगा। कब बोया जाएगा, मार्च अप्रैल में, काटा जाएगा जून जुलाई, जून जुलाई गर्मी का मौसम है, जून जुलाई गर्मी का मौसम है, और इसी समय जायद फसल काटा जाता है। कौन कौन सा हो जाएगा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। तो देखते हो ना आप, ये सब गर्मी के दिनों में खाते हो ना, ताकि बॉडी को क्या मिल सके, पानी मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं राजीव गांधी, ठीक है। भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, राजीव गांधी, ठीक है। कब बने थे पीएम, तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 से 1989 के बीच इनका भी हत्या ही किया गया था, ठीक है। गांधी परिवार के
कांग्रेस के या गांधी परिवार के 2 पीएम का हत्या हुआ था। किसका किसका? तो इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का। हत्या कब हुआ था? तो 1991 में इनका हत्या कर दिया गया था। और कितने वर्ष की आयु में ये पीएम बने थे? तो ओनली 40 वर्ष की आयु में। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ज्यादा उम्र का आदमी जो पीएम बना था तो कौन बना था? ये बना था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई भारत में पहली बार जनता पार्टी का सरकार बनाए थे। ठीक है, कब से कब तक हो जाएगा? तो देखिएगा 66 से 77 के बीच इंदिरा गांधी का सरकार था और फिर 80 से 84 के बीच फिर से इंदिरा गांधी का सरकार था। मतलब 66 से 77 और 1980 से 84 के बीच, तो इस बीच मतलब 77 से 80 के बीच, ठीक है, 77 से 79 के बीच किसका सरकार था? तो मोरारजी देसाई का, जो देश में सर्वाधिक उम्र के पीएम रहे थे। और कमेंट करके बताइएगा कि इनका उम्र कितना रहा था, ये किस वर्ष की आयु में पीएम बने थे। आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। अभी प्रेजेंट पीएम के बारे में बात करें तो कौन है? नरेंद्र मोदी। और देखिएगा कितने पीएम हो गए हैं? 4 पीएम। 4 पीएम ऐसे हो गए हैं जिनका 2 कार्यकाल पूरा हो चुका है। जैसे देखिएगा इसमें से 3 ठो नरेंद्र मोदी के बारे में याद रखिएगा। पहले गैर कांग्रेसी पीएम, पहले गैर कांग्रेसी पीएम जो जिनका 2 कार्यकाल हो चुका है, जिनका 2 कार्यकाल हो चुका है। ठीक है, मे बी क्या आदमी से और ही है कि इस बार फिर से 24 में उनका सरकार बनने वाला है, मतलब 3 बार हो जाएगा, जो अपने आप में एक आपका क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार के जैसे अपने आप में रिकॉर्ड बन जाएगा। नीतीश कुमार तो हद मचाए हुए 9 बार शपथ ले चुके हैं। तो देखिएगा पहली बार गैर कांग्रेसी पीएम जिनका 2 कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो इसके पहले 3 कौन था? तो पहले तो हो जाएंगे कौन? जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से, इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी से, मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी से, और बीजेपी से कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगर बात करें प्रधानमंत्री के बारे में तो ये लोकसभा में बहुमत दल का प्राप्त नेता होता है। ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है, और क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, मंत्रिमंडल का भी मुखिया होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, रियल प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री। चलिए आगे आते हैं। जय हिंद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सर्वप्रथम कौन दिया था? जय हिंद का नारा दिया था सेवगार्डमन पिल्लई। ठीक है, सेवगार्डमन पिल्लई के द्वारा 1907 ईस्वी में पहली बार जय हिंद का नारा दिया गया था। 1907 ईस्वी में पहली बार जय हिंद का नारा दिया था, जिसका मतलब होता था देश का हमेशा जय हो विजय हो। आगे जाकर के इस नारा को सबसे ज्यादा फेमस कौन किया? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र जी के कार्यकाल में, सुभाष चंद्र बोस के कार्यकाल में क्या हुआ? यह नारा बहुत फेमस हुआ, खास कि किसके समय में? तो आजाद हिंद फौज, किस सेना के द्वारा? तो आजाद हिंद फौज के द्वारा ये जो वर्ड है जय हिंद बहुत फेमस हुआ। और दूसरा एक चीज और याद रखिएगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में नेहरू जब भारत जब आजाद हुआ, नेहरू जी जब पहली बार भाषण दिए थे तो अपना भाषण कहाँ पर खत्म किए थे? किसके साथ खत्म किए थे? तो इसी के साथ। ठीक है, किसके साथ? जय हिंद के साथ। जैसे इनकलाब जिंदाबाद, इसका नारा कौन दिया था? मौलाना हजरत मोहनी। लेकिन फेमस किसके नाम से हुआ ज्यादा? तो भगत सिंह के नाम से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 7 में। भारतीय संविधान में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? भारतीय संविधान जब बना था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? तो देखिएगा 389 मेंबर टोटल थे संविधान सभा में। लेकिन देश के विभाजन के बाद कितने लोग बचे थे? तो ये बचे थे 299 लोग। साइन कितने लोग किए थे? लास्ट आते आते 284 लोग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 284। अगर बात करें संविधान में तो अनुच्छेद, ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसमें अनुच्छेद का संख्या कितना था? 395। ठीक है, 395 था ना। आगे देखिएगा अनुसूची का संख्या कितना था? तो अनुसूची का संख्या था कितना? 8। आपसे पूछेगा भाग कितना था? तो भाग था 22। अभी के टाइम में देखें तो 450 प्लस हो गया है। ये कितना हो गया? तो ये हो गया है आपका 12। ठीक है, और ये कितना हो गया है? ये हो गया है 25। देखो संख्या इसका अभी भी 22 ही तक है, 1 2 3 ABCD करके बढ़ाया गया है, तो इसका संख्या कितना है? 22 और गिनती के अकॉर्डिंग
25। ठीक है, एक चीज आप और देख सकते हो कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इस दिन को किस समय के नाम से, किस डेट के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है? संविधान दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? पहले नहीं मनाया जाता था। कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 से। ठीक है, मतलब मोदी जी के सरकार के टाइम में ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 2015 से क्या मनाया जा रहा है? तो ये आपका संविधान दिवस मनाया जा रहा है। देखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। 389, ठीक है, टोटल मेंबर हो गया ना, 299 विभाजन के बाद, और लास्ट में कितने लोग बचे? कुछ लोग का डेथ हो गया, कुछ लोग घुसा के चले गए कि संविधान में रिकॉर्डिंग नहीं बना है तो साइन हम नहीं करेंगे, और इस तरीके से टोटल कितने लोग साइन किए? 284। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? तो टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ग्राहम बेल के द्वारा। कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में किसके द्वारा? तो ग्राहम बेल के द्वारा। किस देश के निवासी थे? किस देश के थे? तो थे आपके स्कॉटलैंड के निवासी। स्कॉटलैंड के निवासी। टेलीफोन जो आदमी को एक जगह बांध करके रखता था, धीरे धीरे ये मोबाइल के रूप में बदला। ठीक है, आज के टाइम में देखो, जो मोबाइल को लॉक करने वाला होता है, तो वो अब बटन दबाने से भी बचता है। आदमी से टच किया, मतलब धीरे धीरे आदमी को कोढ़ी बनाते जा रहा है ये चीज। पहले एक जगह बांध के रखता था। तो फिर देखिएगा, ये स्कॉटलैंड के निवासी ग्राहम बेल के द्वारा इसका स्थापना नहीं, आविष्कार किया गया था। और किसके सहयोग से? तो देखिएगा, एक वॉटसन करके नाम आदमी था, वॉटसन के द्वारा। ठीक है, वॉटसन के मदद से टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। और आगे जाके 1876 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, आगे जाकर 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल के द्वारा, ठीक है, ग्राहम बेल के द्वारा क्या करवा लिया गया? तो टेलीफोन का पेटेंट करवा लिया गया। टेलीफोन का पेटेंट क्या होता है? जब आप मेहनत करके, आप बहुत सारा चीज एक जगह एकत्रित करके किसी एक नई चीज का आविष्कार करते हो, कोई भी सामान हो सकता है, कोई भी दवा हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। जब आप उसका आविष्कार करते हो तो आप उसका पेटेंट करवा सकते हो। पेटेंट मतलब अगले 20 साल तक वो चीज सिर्फ और सिर्फ कौन बनाओगे? आप बनाओगे, आपके अलावा वो चीज कोई नहीं बना सकता। पेटेंट का मतलब होता है कि इस पे, इसके प्रोडक्शन पे पूरी तरीके से आपका अधिकार हो गया। क्वेश्चन बनता है कि पेटेंट कितने सालों का होता है? 20 सालों का कम से कम। पेटेंट कितने वर्षों का होता है? 20 वर्ष का। एक चीज और होता है, क्या? वो होता है आपका जीआई टैग। जीआई टैग कितने साल का होता है? तो ये होता है आपका 10 वर्ष का। और फिर आगे जाकर के आप रिन्यू इसको करवा सकते हो टाइम टाइम पर। ठीक है, आगे जाके आप इसको रिन्यू करवा सकते हो। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया? 1875। ठीक है, चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, स्टडी ऑफ ईयर इज कॉल्ड। जब आप कान के बारे में अध्ययन करते हो तो उस शाखा को, उस ब्रांच को क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है, देखिएगा, ओटोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओटोलॉजी। जब आप दांत का अध्ययन करते हो तो क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कान के बारे में। देखिएगा, कान इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जब आप बोन्स के बारे में पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि आपकी बॉडी का सबसे लंबा, आपके शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सा होता है? तो ये होता है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। आपके शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? तो ये होता है जबड़ा का। ठीक है, ये वाला, ये मजबूत हड्डी होता है। आपसे पूछेगा आपके बॉडी का सबसे छोटा हड्डी कौन होता है और कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका ईयर में। ठीक है, हमारे पास 2 कान है और एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 3। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास, हमारे कान में टोटल कितना हड्डी है? 6। और कान का हड्डी क्या होता है? तो ये सबसे छोटा होता है। देखिएगा यहाँ पे कौन कौन सा, तो ये होता है आपका मैलियस। ठीक है, मैलियस हुआ, इनकस हुआ, और एक होता है आपका स्टेप्स। ठीक है, ये 3 हड्डी जो होता है कानों का, और ये तीनों आपका सबसे छोटा हड्डी काउंट होता है। देखिएगा यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा? तो मैलियस होगा, मैलियस, इनकस, इनकस, और एक हो जाएगा आपका स्टेप्स। ये हो जाएगा आपका कान का हड्डी। कान में यही 3 हड्डी पाए जाते हैं और ये मध्य में होता है। ठीक है, ये कान के बीचों बीच होता है, ये देखो। और कान का ये जो बाहर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, इसको क्या कहा जाता है? ये कार्टिलेज का बना होता है, मसल्स का नहीं, कार्टिलेज विथ मसल्स का बना होता है, और इसको पिन्ना कहा जाता है। ये जो आप बाहरी आवरण देख रहे हो, ये वाला चीज, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पिन्ना। इसे सुनाई नहीं पड़ता है, डांटते समय कोई भी आदमी इसको मचोड़ने का काम करता है, सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई किसे पड़ता है? तो ये बीच वाले रीजन से, और यहाँ पे क्या होता है? कंपन होता है। ठीक है, कंपन की वजह से हम लोग को कोई भी ध्वनि सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस 3 हड्डी के बारे में।
ठीक है। तो पूरे बॉडी में पहले तो सबसे छोटा हड्डी आप कहीं से पाया जाएगा, आपसे पूछेगा कि कान में भी सबसे छोटा कौन होता है, तो ये हो जाएगा अस्टेपिस। ठीक है, इसको अस्टेपिस भी कहा जाता है, अस्टेपिस। तो याद रखिएगा कि सबसे लंबा हड्डी कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फीमर। ठीक है, जांघ का हड्डी होता है, टिबिया भी होता है, ये भी लंबी हड्डी होती है पैर की। और हाथ कान में सबसे छोटा हड्डी कितना होता है, कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा स्टेपिस। तीन तीन हड्डियां होती हैं कान में। ठीक है, होल बॉडी के बारे में, हाँ पूरे बॉडी में, ठीक है, पूरे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है, तो ये होता है स्टेपिस कान का। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी कहाँ का होता है, तो ये होता है जॉ का। पूरे बॉडी में हम लोग बताए थे कि एक्सियल हड्डी में 80 होता है और अपेंडिकुलर में 126 होता है, चर्चा किए थे हम लोग, जिसमें हाथ का पैर का सबका काउंट कर लिए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, ओटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी पूछेगा तो ये किसका हो गया, ये हो गया दांत का अध्ययन। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे, देखिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।